My channel Economic Success. Please like and subscribe my channel. In this video we will discuss about the colonialism overview, its meaning, its types, and then we discuss about the Indian condition before colonialism, during colonialism, and after colonialism. In this video I will describe about the precondition of India before colonialism. So we will start from meaning of colonialism. Meaning of colonialism. Colonialism क्या है? When a powerful country control another country or countries in order to become richer, called colonialism. जब कोई भी पावरफुल कंट्री किसी और कंट्री को या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेती है, क्यों? अपने आप को अमीर करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया था अबाउट 200 ईयर्स। सो उस पीरियड को हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में। इस पीरियड में बहुत सारी यूरोपियन स्टेट्स ने अपने एम्पायर्स को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया दूसरी कंट्रीज़ में जो उनके मुकाबले थोड़े गरीब थे। मेन स्टेट्स कौन कौन सी थी जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ पर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने अपना कंट्रोल दूसरी कंट्रीज़ पर किया? फर्स्ट इज़ ब्रिटिश राज, जो हम सभी जानते हैं, जो 1612 से 1947 तक चला। उसमें आगे उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 टू 1757 तक, कंपनी रूल इन इंडिया 1757 टू 1858, British Raj 1858 to 1947, and after 1947 India got partition. Then second is Dutch. This is also a European empire 1605 to 1825. Then French 1668 to 1954. Then Portuguese 1505 to 1961। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया पर बहुत सारे कंट्रीज़ ने, बहुत सारे एम्पायर्स ने अपना रूल किया है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एम्पायर्स हैं और भी बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया पर अपना राज किया था। But in this video we will discuss only about the British period. So now the types of colonialism. Colonialism कितने टाइप का होता है? ये 4 टाइप्स का है। पहला है सेटलर colonialism, then exploitation colonialism, surrogate colonialism, and eternal colonialism. First is large scale immigration due to religious, political और economic reason. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग इमिग्रेट करते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। उनके बिहाइंड कुछ रीजन्स होते हैं। पहला रिलीजियस हो सकता है, वो किसी रिलीजियस रीज़न की वजह से वहाँ उस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। दूसरा पॉलिटिकल हो सकता है और तीसरा इकोनॉमिक रीज़न। दिस इज़ द मेन रीज़न। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना। और फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टेइंग और कल्टिवेटिंग लैंड। और क्या रीज़न हो सकता है? वहाँ के लोग दूसरी कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं या फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस। और इसे हम देख सकते हैं जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं वो इन कंट्रीज़ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो रहना चाहते हैं। और उसका मेन रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। इंडिया में उन्हें इतनी अच्छी इनकम नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाते हैं। उसे हम बोलते हैं सेटलर कॉलोनियलिज्म। देन
एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसी का शोषण करना, किसी का शोषण करना। फोकस ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, उसे गरीब करना चाहती है, या कह लो उसे कमज़ोर करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, या फिर उनकी पॉपुलेशन है जो वो बहुत मेहनती होती है, तो वो क्या करते हैं, उस कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को भी ख़राब कर देते हैं और उनकी पॉपुलेशन का भी शोषण करते हैं। उन्हें वेजेस दिए बिना उनसे काम करवाते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था इंडिया में। इसके एग्जाम्पल, सबसे अच्छे एग्जाम्पल है इंडिया पर इन एम्पायर्स ने रूल किया था, पुर्तगीज़, स्पेनिश, डच, फ्रांस और ब्रिटिश। देन नेक्स्ट है सैरोगेट कॉलोनियलिज्म। सैरोगेट कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि कोई फॉरेन की पावर क्या करती है, किसी को इनकरेज करती है, किसी को बोलती है कि तुम उस कंट्री पर चले जाओ और वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लगाओ। ज़मीन उस देश की है, लेकिन वो फॉरेनर किसी को बोलेगा कि तुम वहाँ पर चले जाओ और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लो, तो उसे हम बोलते हैं सैरोगेट कॉलोनियलिज्म। देन फोर्थ इज़ इंटरनल कॉलोनियलिज्म। कई बार क्या होता है कि जो कॉलोनियलिज्म होता है, जो कंट्रोल किया जाता है, वो एक कंट्री दूसरी कंट्री को नहीं, कई बार एक स्टेट दूसरी स्टेट को भी कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल कॉलोनियलिज्म, जो कंट्री के अंदर ही हो रहा होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्री कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। कॉलोनियलिज्म से पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी, देन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कंडीशन ऑफ इंडिया, देन कॉलोनियलिज्म के दौरान इंडिया की कंडीशन क्या थी, एंड आफ्टर कॉलोनियलिज्म, एंड कॉलोनियलिज्म ख़त्म होने के बाद यानी कि 1947 के बाद इंडिया की कंडीशन क्या थी। सो वी स्टार्ट फ्रॉम प्री कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया, कि जब किसी भी कंट्री का हमारे इंडिया पर राज नहीं था, तब हमारे स्टेट की कंडीशन क्या थी। पहली है सेल्फ सफिशेंट। तब हमारी कंडीशन क्या थी, पहला है सेल्फ सफिशेंट एंड फ्लरिशिंग इकोनॉमी। तब इंडिया एक सेल्फ सफिशेंट एंड फ्लरिशिंग इकोनॉमी था, वो इंडिपेंडेंट था, किसी पर निर्भर नहीं था और बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, और उसे गोल्डन ईगल के नाम पर जाना जाता था। जैसे कि हम बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया के नाम पर इंडिया को बुलाया जाता था। पॉपुलर ड्यू टू इट्स क्राफ्ट्समैन विच आर द ग्रेट डिमांड। तब वो अपने क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से पॉपुलर था। तब उस टाइम पर जो लोग थे वो क्राफ्ट्समैनशिप में बहुत अच्छे थे, वो हाथों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट्समैनशिप। जो लोग अपने हाथ से किसी वस्तु को बनाते हैं, जैसे कि वो लोग मूर्तियाँ बनाई जाती थी और भी बहुत कुछ होता था, तो उसकी वजह से हमारा जो इंडिया था वो पॉपुलर था। जैसे कि कॉटन में पॉपुलर था, सिल्क टेक्सटाइल में पॉपुलर था, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन्स के प्रोडक्शन के लिए पॉपुलर था। तब के टाइम पर हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी, उस टाइम पर हमारे एग्रीकल्चर में राइस, वीट और कॉटन की प्रोडक्शन की जाती थी, और उस टाइम पर क्या करते थे लोग, डायरेक्टली एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। कैसे कि एक ने अगर राइस बोया, दूसरा वीट, और उसे एक्सचेंज कर लेते थे। और स्टारवेशन एंड फेमाइन्स वर रेयर, उस टाइम पर कोई भी भूखा नहीं रहता था। तो ये है हमारे कॉलोनियलिज्म के पहले की एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नाम से बोला जाता था। हैंडीक्राफ्ट क्यों? क्योंकि तब के टाइम पर सभी लोग अपने हाथों से काम करते थे, मशीनरी के साथ नहीं, जैसा कि अब होता है, तो इसलिए उसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोला जाता था। और इस हैंडीक्राफ्ट
जो गुड्स थी उनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी, पूरे वर्ल्ड वाइड में थी। तब मेन प्रोडक्ट क्या होते थे? मेन प्रोडक्ट वूल से बने हुए थे, कॉटन से, सिल्क से, और वो हमारी कंट्री में और कंट्री के बाहर बहुत पॉपुलर होते थे। देन मेटल इंडस्ट्रीज़ भी थी हमारे देश में, स्टोन क्रेविंग जैसे कि पत्थर से मूर्तियाँ बनाना, और मार्बल वर्क भी होता था, और लेदर इंडस्ट्रीज़ भी, चमड़े की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी होती थी। देन देखेंगे हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, हमारा दूसरी कंट्री के साथ कैसा लेन देन था। तब इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में बहुत था, वो दूसरे देशों को बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करता था। फेमस एक्सपोर्ट्स तब थे शॉल्स एंड कारपेट्स फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर के शॉल्स एंड कारपेट्स बहुत फेमस थे। सिल्क साड़ी ऑफ बनारस, बनारस की सिल्क साड़ीज़ बहुत पॉपुलर थी। नागपुर के क्लोथ बहुत पॉपुलर थे। देन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कुछ जो मसाले बोलते हैं जिसे हम सिनेमन हो गया, दालचीनी, पेपर, काली मिर्च, और भी बहुत सारे मसाले थे जिनका एक्सपोर्ट किया जाता था तब के टाइम पर। देन डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक कंडीशन मीन्स तब के टाइम पर हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट कैसा था, हमारे देश में कितनी जन्म दर थी और कितनी मौत दर थी। तब के टाइम पर हाई बर्थ रेट था, जन्म दर भी बहुत थी क्योंकि लोग अनएजुकेटेड थे, और हाई डेथ रेट भी था। क्यों? क्योंकि तब के टाइम पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी और लोगों के पास कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। देन नेक्स्ट इज कॉलोनियल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तब के टाइम पर लोग कैसा काम करते थे? तब एम्प्लॉयमेंट होता था इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्योंकि तब के टाइम पर लोग अपने हाथ से काम करते थे तो इसलिए लेबर बहुत चाहिए थी। तब मेन काम कहाँ होता था? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और एग्रीकल्चर में भी हाथों से काम होता था। देन अदर ऑक्यूपेशंस क्या थे? और लोग क्या क्या काम करते थे? टेंडिंग कैटल्स, कैटल को पालते थे, पशुओं को पालते थे, वीविंग करते थे, बुनना जिसे हम बोलते हैं बुनना, जैसे बहुत सारे जो हाथ से बनी हुई चीज़ होती थी जिसे हम बोलते हैं दरियाँ और खेस। देन गोल्ड स्मिथ थे, सोने का काम करते थे, वॉशरमैन थे, धोबी थे, कारपेंट्री का काम करते थे, और कॉबलर्स थे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, तब के टाइम हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे देश में रोड्स कैसी थी, स्कूल्स कैसे थे, हॉस्पिटल्स कैसे थे? तब के टाइम पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर था। पुअर क्यों था? उस टाइम पर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों का इसकी और कोई भी ध्यान नहीं था। नो ट्रांसपोर्टेशन, नो कम्युनिकेशन, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन होती थी ना कोई कम्युनिकेशन। जैसे कि आज के टाइम पर तो हमारे सभी के पास फ़ोन है, कम्युनिकेशन बहुत इजी है। तब के टाइम क्या होता थे? फ़ोन नहीं होते थे, लोग चिट्ठियों से काम चलाते थे और बहुत बहुत दिन तक वो चिट्ठियाँ एक दूसरी जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगाया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन भी तब क्या होती थी? एनिमल्स के थ्रू होती थी, तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। और जो विलेजेस और अर्बन एरियाज़ थे, जो गांव और शहर थे, वो आपस में एक कच्चे रोड के साथ जुड़े होते थे। तो उस टाइम पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा नहीं था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्री कंडीशन ऑफ इंडिया। कॉलोनियलिज़म से पहले हमारा इंडिया कैसे था वो आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज़म हमारा इंडिया कैसे था और आफ्टर द कॉलोनियलिज़म हमारा इंडिया कैसे था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।